हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 15th लेसन फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और मतलब आपको कहने के लिए भी बोल सकता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए पूरा, वो भी कह सकता हूँ। और वन वन वर्ड के मतलब वन वन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस भी पूछ सकता हो। तो ठीक है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम स्कूल में होने वाली है। तो ये लॉन्ग आंसर्स भी मतलब ये लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे और वो आपको आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे और लर्न करके आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक जगह पर बैठ जाइए या लेट भी सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप रिलैक्स होकर बैठे, चलते फिरते ऐसे मत देखिए इस वीडियो को, और ईयरफोन या हेडफोन लगाकर इस वीडियो को देखें ताकि आजू बाजू की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करके आप रेडी हो सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप रेडी हो चुके हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये लेसन का नाम है फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर महात्मा गांधी। अब आपको मेरे साथ कहना है, बोलिए। ये क्वेश्चन 1 है, बोलिए। व्हाट डू यू मीन बाय द स्वदेशी मूवमेंट? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, मीन मीन्स अर्थ, मतलब आप स्वदेशी मूवमेंट से क्या समझे, स्वदेशी मूवमेंट क्या है इसके बारे में आप क्या समझे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। नोट मतलब इंफॉर्मेशन। तो ऐसे जो पैराग्राफ लिखते हैं छोटा सा, उसे नोट कहते हैं। ठीक है, तो वही छोटा सा पैराग्राफ उसके फॉर्मेशन पर मतलब उसके स्वदेशी मूवमेंट पर लिखना है हमें। ठीक है, तो चलिए आंसर। तो कभी भी नोट जब लिखते हैं तो ऐसे टॉपिक का नाम लिखना पड़ता है, स्वदेशी मूवमेंट जो भी टॉपिक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे पैराग्राफ बनाकर आंसर्स लिखने पड़ते हैं, पॉइंट देकर ऐसे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे एग्ज़ाम में आंसर लिखते वक्त। ठीक है, तो बोलिए। फर्स्ट पॉइंट है, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट against the partition, once again, against the partition of Bengal in 1905 and lasted till 1908. तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो देखो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो किसके विरोध में शुरू हुई थी? बंगाल के पार्टीशन के विरोध में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन किया था ना, एक हिस्सा आपको पता ही होगा, ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया था बंगाल को। और ईस्ट वाला आपको पता ही होगा किसके लिए और वेस्ट वाला किसके लिए, मैं बता देता हूँ, लेकिन कौन सा हिस्सा किसके लिए है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू के लिए अलग हिस्सा, मुस्लिम्स के लिए अलग हिस्सा, बंगाल का, बंगाल के दो हिस्से किए थे ऐसे। ठीक है, तो उस विरोध में, बंगाल के पार्टीशन के विरोध में ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। कब? 1905 में। और वो कब तक चली? लास्टेड मतलब कब तक चली, और टिल मतलब तक,
1908 तक वो चली। ओके, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध। अब देखिए सेकंड पॉइंट, बोलिए मेरे साथ, स्ट्रैटेजीज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व boycotting the British goods and the revival of the domestic goods। अब देखो स्ट्रैटेजीज मतलब तरीके क्या थे, स्वदेशी मूवमेंट चलाने के तरीके क्या थे, कि उस स्वदेशी मूवमेंट के तहत हमें क्या करना था, बाइकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स। गुड्स मतलब सामान, प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने हुए जो सामान थे, प्रोडक्ट्स थे, उनको बाइकॉट करना मतलब उनका त्याग करना, बहिष्कार करना उन पर, कि हम वो यूज़ नहीं करेंगे। और फिर रिवाइवल ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स मतलब जो डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर ही जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिवाइव करना मतलब उनका पुनर्निर्माण करना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, इंग्लैंड से आया हुआ माल हमें बेचती थी, और हमारे देश के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ थी छोटी छोटी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वो उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये स्वदेशी मूवमेंट का यही मतलब तरीका था कि ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको रिवाइव करना। ओके, रिवाइव मतलब फिर से जिंदा करना उनको। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और यही पॉइंट्स आपको लिखना है आपके नोटबुक में, आई थिंक सॉरी आई मीन एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन हम पूरे पॉइंट्स को समझेंगे। ये आई होप कि ये मैंने कट करके दिया था, इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है आपको, तो ये आपने नहीं लिखा होगा नोटबुक में, लेकिन हम समझेंगे, ठीक है। द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट वेर अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। आर्किटेक्ट्स मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट का जो प्लानिंग है, स्वदेशी मूवमेंट की जो प्लानिंग है, तरीका है, स्ट्रैटेजीज है, ये इन लीडर्स ने बनाई थी, अरबिंदो घोष, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल और एंड लाला लाजपत राय, इन्होंने। ओके, नाउ फोर्थ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है आप रीड नहीं करोगे, ठीक है, आप बस समझिए, क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चंस इन पर भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि हमारा इतिहास हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास भूलता है वो अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकता। मतलब हमें हमारे देश का, हमारे समाज का और हमारे फैमिली का इतिहास ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, इट वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू रिमूव द ब्रिटिश फ्रॉम पावर and to improve the economic condition of India through the principle of स्वदेशी। तो देखो ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, मतलब अंग्रेज़ों को हराने की ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी, ये वॉर स्ट्रेटेजी नहीं थी, मतलब उनके साथ लड़ने की स्ट्रेटेजी नहीं थी, उनको युद्ध भूमि में हराने की स्ट्रेटेजी नहीं थी। उनका जो मेन सोर्स है, इनकम का सोर्स है, वो तोड़कर उनको जो पैसा मिल रहा है वो तोड़कर, वो सोर्स तोड़कर, उनको वीक बनाकर उनको यहाँ से भगाने की ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी। ओके, और ये इसके पीछे और एक उद्देश्य था कि जो हमारे इंडियंस का जो मतलब इंडियंस उनका रोजगार वगैरह बंद किया था अंग्रेज़ों ने, जो घर में इंडस्ट्रीज़ चलाते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते थे, अंग्रेज़ों ने बंद किया था, तो हमारे लोग गरीब हुए थे। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए ये स्वदेशी मूवमेंट चलाई जा रही थी।
ओके, सो ये पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर लर्न कर सकते हैं तो पूरे पॉइंट लिख सकते हैं मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन 2 पॉइंट्स लिखते हैं। 2 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए, अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आप चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय द स्वदेशी मूवमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। हमने समझा कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है और उस पर नोट भी लिखी। सेकंड क्वेश्चन है अभी, बोली मेरे साथ, इन विच लैंग्वेजेस वॉज द गदर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड। क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेजेस वॉज द गदर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, मतलब इन विच लैंग्वेजेस मतलब कौन सी लैंग्वेजेस में गदर न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, ऐसा इसका मतलब है। आंसर बोलिए मेरे साथ, द गदर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो लैंग्वेजेस। ओके, अब द गदर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ऐसे 3 लैंग्वेजेस को लर्न करना है। बीच बीच में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्डर से लर्न करोगे तो और अच्छे से लर्न होगा, ठीक है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ऐसे बार बार बोलना है। बंगाली, गुजराती, पश्तो, बंगाली, गुजराती, पश्तो, ऐसे बार बार बोलना है। फिर चारों मतलब 6 के 6 लैंग्वेजेस एक साथ बोलना है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, ये 6 नेम्स ऑफ दिस लैंग्वेजेस, ओके। तो यहाँ पर ये मतलब, हाँ, तो देखिए मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ, आपको हर एक लेसन को, सॉरी, हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो लर्न करके रखना है, ठीक है। मैं 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में वैसा करता हूँ, उनके वीडियोस में उनको स्पेलिंग्स भी लर्न करवाता हूँ, ठीक है। अब आप बड़े हो चुके हो, खुद लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप खुद लर्न करते जाइए, जैसे कि पंजाबी की स्पेलिंग, हिंदी, उर्दू, वो फर्स्ट क्वेश्चन में किस किस की स्पेलिंग चाहिए थी, पार्टीशन, अगेंस्ट, स्ट्रेटजीज, बाइकॉटिंग, इन्वॉल्व, रिवाइवल, डोमेस्टिक, क्या इनकी स्पेलिंग्स आती है आपको? नहीं? तो फिर वीडियो बैकवर्ड करिए, फिर से लर्न करिए स्पेलिंग्स, और फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो आई होप क्वेश्चन 2 आपको समझ आ चुका है कि यही क्वेश्चन था ये, कि गदर न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता था। तो आंसर है पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो। लेकिन आपको पूरे सेंटेंसेस में आपको आंसर लिखना है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नवोदय की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोस मैंने इसी चैनल पर बना कर रखे हैं। तो आप घर से ही अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसी चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी गई है, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। आप वो लिंक पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट वो आपको नवोदय की वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप वीडियो रोज़ एक वीडियो देख लेना, ठीक है। इससे आपको आपकी घर से ही नवोदय की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। जब पूरे लेसन्स के वीडियोस बनाकर हो जाएंगे तब मैं आपको उनकी टेस्ट भी दूंगा, वो आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं वो चेक करके आपको देती जाऊंगा, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, ये फ़ायदा होगा कि आपकी घर से ही अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। और वीडियोस जो है वो हेडफोन या ईयरफोन्स लगाकर देखना, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो से कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि
आजू बाजू की बहुत आवाज़ें हमें डिस्टर्ब करती रहती है और हमारे मन में भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, इसलिए स्टडी में प्रॉब्लम आती है। यही कारण है स्टडी में प्रॉब्लम आने का। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को आपको मिटाना है। शांत जगह पर हेडफोन या ईयरफोन्स लगाकर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि नाउ हेडफोन लगाने से क्या होगा या ईयरफोन्स लगाने से क्या होगा ना, आजू बाजू की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी और जो आवाज़ आती है मोबाइल से वो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाती है ईयर से, तो आपके मन में दूसरे विचार भी नहीं आएंगे। जो मैं बता रहा हूँ वीडियोज़ में वही उसी पर आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में नवोदय के वीडियोज़ की लिंक दूंगा। आप चेक करो अभी नहीं, ये वीडियो देखने के बाद, और वो वीडियोस भी रोज़ एक एक वीडियो घर में देखो। मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी घर से ही नवोदय की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बोलिए, व्हाई डू यू थिंक द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड? याद रखिए, ये फॉर्म्ड नहीं है, फॉर्म्ड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए, वाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? वाई डू यू थिंक का मतलब आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? ओके, और दूसरे का मतलब है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट्स फॉर्मेशन, उसकी फॉर्मेशन, उसका निर्माण कैसे किया गया, इस टॉपिक पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पता है आपको, मैंने इसके पहले बताया था कि शॉर्ट नोट लिखनी है, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है तो पहले ऐसे टाइटल देना पड़ता है। ठीक है, फिर ऐसे डैश, अपने तरीके से डैश भी दे सकते हो, ये दो कोलन भी दे सकते हो। ठीक है, या दोनों भी दे सकते हो, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, फिर और एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये बोल्ड करोगे, जो टाइटल है वो बोल्ड करोगे, दूसरा कलर यूज़ नहीं करोगे। हमेशा याद रखो, एग्ज़ाम में दूसरा कलर यूज़ नहीं करना है, एक ही कलर यूज़ करना है, लेकिन पॉइंट्स को बोल्ड करना है। जो टॉपिक्स होते, मतलब जो हेडिंग्स होते हैं, उनको उसी कलर से बोल्ड बोल्ड करना है। उससे चेक करने वाला जो है वो इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, टाइम मिलता है तब करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बोल्ड करना, टाइम मिलता है तब करना। ठीक है, तो अभी पॉइंट टू पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? बोलिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड टू ड्रॉ द अटेंशन of the British government towards the problems faced by the Indians। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस लिए? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन, ध्यान खींचने के लिए। कहा किसकी तरफ? टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियंस, इंडियंस के प्रॉब्लम्स की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हिंदी में समझो, लेकिन इंग्लिश में लर्न करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, द लगाना, फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब ये पॉइंट बताना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आईएनसी की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कब? 1885 में। तो आपको ये स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, जैसे कि गवर्नमेंट, टूवर्ड्स, अटेंशन, ऑक्टेवियन,
फाउंडेड, ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। अब एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा का है वो भी हम समझेंगे, लेकिन आपको ये मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। 3 मत लिखिए, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो। अब देखो थर्ड पॉइंट, सिंस इट्स इंसेप्शन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। सिंस मतलब से, कब से? इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब स्थापना या शुरुआत, इसकी मतलब आईएनसी की शुरुआत से उसने, कांग्रेस ने क्या किया? इंडियन पॉलिटिक्स में बड़े बड़े सुधार किए हैं, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। सो आई होप थर्ड क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए मेरे साथ। हु इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? What steps did he take to eradicate social evils? अब देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। हु इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? What steps did he take? कौन सी स्टेप्स उसने ली? टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब निकालने के लिए, नष्ट करने के लिए। सोशल इवल्स मतलब समाज में जो बुरी प्रथा परंपराएं हैं वो निकालने के लिए, वो नष्ट करने के लिए उन्होंने कौन सी स्टेप्स ली? आंसर है, बोलिए, राजा राममोहन रॉय इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है राजा राममोहन रॉय, ऐसे ये एक साथ लिखना है, ठीक है। ये एम, राजा राममोहन रॉय इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राममोहन रॉय को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अब हिज वर्क्स मतलब उनके काम, या उन्होंने कौन कौन सी स्टेप्स ली वो सोशल इवल्स इरेडिकेट करने के लिए? बोलिए, ही फाउंडेड द ब्राह्मो समाज, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, once again, one of the first Indian socio-religious रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब देखो फाउंडेड मतलब स्थापना की, उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, और ये ब्राह्मो समाज जो थी वो इंडिया की पहली सामाजिक सुधारना चळवळ बोलते मराठी में, हिंदी में आंदोलन बोलते, सामाजिक सुधार का आंदोलन था। ओके, मतलब ये समाज की और धर्म से जुड़ी हुई जो बुरी प्रथा परंपराएं है वो निकालने वाली, और अच्छी प्रथा परंपराएं लोगों को सिखाने वाली ये पहली संगठना थी इंडिया की। कौन सी? ब्राह्मो समाज। नाउ सेकंड से, he played a major role in abolishing the सती प्रथा। आई होप आपको सती प्रथा पता है, अगर नहीं पता है तो अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। क्यों? नहीं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। मुझे आशा है कि आप क्लास में अच्छे से ध्यान देते हो और सती प्रथा आपको पता है कि ये क्या, कैसी परंपरा थी, कैसी प्रथा थी। तो उन्होंने सती प्रथा को एबोलिशिंग मतलब नष्ट करने में, निकालने में, उसका नाश करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके,
सो यहाँ पर भी मीनिंग्स नो। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है अभी पॉज करिए वीडियो को और स्पेलिंग्स लर्न करिए, ठीक है। अब बोलिए, व्हाट वेर द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द नेशनलिस्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेर द डिफरेंसेस मतलब मतभेद, विचार में क्या फ़र्क था, विचारों में क्या फ़र्क था मॉडरेट्स के और नेशनलिस्ट के। पहला डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर एक ही डिफरेंस बताया गया है, वैसे यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंसेस लिखे हैं, लेकिन 2 डिफरेंसेस आपको नहीं लिखने थे। एग्ज़ाम में ये एक ही डिफरेंस लिखेंगे तो भी चलेगा, और जो इजी लगता है वो लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जो आसान लगता है वो लिखो, लेकिन जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर में उतने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। मॉडरेट्स, बोलिए, द लीडर्स ऑफ INC हु एम्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशंस, मीटिंग्स एंड repeated requests were known as moderates। अब मैं फिर से रीड कराऊँ, द लीडर्स ऑफ INC हु एम्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशंस, मीटिंग्स एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट वेर नोन एज मॉडरेट्स। तो INC के वो लीडर्स जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, किसके माध्यम से, डिस्कशंस, ब्रिटिशों के साथ मीटिंग्स लेना, डिस्कशंस करना और बार बार रिपीटेड मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना, इन तरीके से वो अपनी डिमांड्स पूरी करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उन्हीं मार्ग पर मतलब इन्हीं तरीकों में उनका विश्वास था। तो ऐसे लीडर्स को मॉडरेट्स कहा जाता था। अब नेशनलिस्ट देखते हैं। बोलिए, द लीडर्स ऑफ INC who advocated a total boycott amounting to non-cooperation and non-payment of taxes were called as nationalists। अब मैं रीड करता हूँ, वैसे आपको लर्न करना है। द लीडर्स ऑफ INC who advocated a total boycott amounting to non-cooperation and non-payment of taxes were called as nationalist। तो बड़े बड़े वर्ड्स है इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स सिंगल सिंगल बोले। तो INC के वो लीडर्स जो एडवोकेटेड मतलब उसकी साइड लेते थे, कौन से तरीके की साइड लेते थे, मतलब वो कौन से तरीके से ब्रिटिशों से आज़ादी पाना चाहते थे। बायकॉट, उनके उनके कानून को या उनके प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना, उनके साथ नॉन कोऑपरेशन करना, मतलब किसी भी बातों में उनको कोऑपरेट नहीं करना। फिर टैक्सेस का नॉन पेमेंट मतलब टैक्सेस नहीं भरना। इन तरीके से उनको किसी भी तरीके से परेशान करके वो आज़ादी चाहते थे ब्रिटिशों से, तो उनको नेशनलिस्ट कहते थे। आई होप दोनों का डिफरेंस, पहला डिफरेंस आपको समझ आ चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन नहीं, पॉइंट। ये पॉइंट कट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट जो पॉइंट था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये फ़र्क आपको आना ही चाहिए कि मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट में क्या फ़र्क है। तो ये लंबा है, थोड़ा लॉन्ग है, फिर भी आपको यही लिखना है अगर शॉर्ट में आंसर लिखना चाहते हो तो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट से मतलब सेकंड डिफरेंस, बोलिए मेरे साथ,
they believed in the British, no, in the British sense of justice. ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश लोग, ठीक है, इंग्लैंड के लोग। तो दे बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब विश्वास था, वो विश्वास रखते थे सेंस ऑफ जस्टिस, किसके? ब्रिटिशों के। वो ये मानते थे, कौन? मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं हम। मॉडरेट्स ये मानते थे कि ब्रिटिश न्यायप्रिय इंसान है, वो किसी पर ऐसे बिना मतलब ऐसे अन्याय नहीं करते थे, वो ऐसे ये बात वो मानते थे। उनके जो जस्टिस सिस्टम है उस पर उनका विश्वास था। अब नेशनलिस्ट का विश्वास नहीं था। दे डिड नॉट बिलीव इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, ब्रिटिशों के जस्टिस पर, जस्टिस मतलब न्याय, सेंस ऑफ जस्टिस पर, ब्रिटिशों के सेंस ऑफ जस्टिस पर नेशनलिस्ट का विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि ब्रिटिश किसी भी हालत में हमें आज़ाद नहीं करने वाले हैं। और नेशनल मॉडरेट्स सोचते थे कि अगर हम उन्हें बार बार उनके साथ डिस्कशन करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताएंगे, बार बार मीटिंग्स लेंगे उनके साथ, तो वो हमें एक ना एक दिन आज़ादी देंगे, ऐसा उनका मानना था। नाउ थर्ड से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी बिलीव्ड इन द मॉडरेट अप्रोच। अप्रोच मीन्स सोचने का तरीका, जिसे दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स में कौन कौन लीडर्स थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड बदरुद्दीन तैयब जी। तो इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, ठीक है, याद रखना है मॉडरेट्स में कौन कौन से लीडर्स थे। नाउ नेशनलिस्ट में कौन कौन से लीडर्स थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। अब बोलिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल बिलीव्ड इन द नेशनलिस्ट अप्रोच। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये इनकी ये बात, इन शांति के शांतिपूर्ण तरीके से जो आज़ादी प्राप्त करने का उनका जो दृष्टिकोण था, अप्रोच था, उसमें इनका विश्वास नहीं था। वो ब्रिटिशों के साथ लड़कर आज़ादी चाहते थे। उनका विश्वास था, यही था कि जब तक हम ब्रिटिशों से लड़ेंगे नहीं, उन्हें तंग नहीं करेंगे, तब तक वो हमें आज़ाद नहीं करने वाले। तो ये जो नेशनलिस्ट, हमने इसके पहले भी पढ़ा था बुक में भी, और फिल इन द ब्लैंक या फिल इन द ब्लैंक या टिक द करेक्ट ऑप्शन में, कि नेशनलिस्ट का ग्रुप कौन से नाम से जाना जाता था? लाल बाल पाल, राइट। ओके, सो आई होप क्वेश्चन 5 भी आपको समझ आ चुका है। ये था मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के बीच के डिफरेंसेस के ऊपर। अब हम जानेंगे क्वेश्चन 6। बोलिए, व्हाट फैक्ट्स कैन यू स्टेट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी? अब देखो, व्हाट फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब बातें, पॉइंट्स, कैन यू स्टेट, स्टेट मतलब रख सकते हो या बता सकते हो। गदर पार्टी के फॉर्मेशन के बारे में आप कौन कौन से फैक्ट्स या पॉइंट्स बता सकते हो?
सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझा जाए तो इसका यही मतलब है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी। ओके, तो यही हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी। मैं आपको बुक में या मतलब नोटबुक में अलग अलग कलर से लिखने के लिए कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में भी अलग अलग पेन से लिखो, अलग अलग कलर के पेन से, बिल्कुल भी नहीं। आपको पेपर में एक ही पेन से लिखना है, मतलब एक ही कलर के पेन से लिखना है, ये बात हमेशा याद रखिए। फिर कहना नहीं कि हमें आदत हो चुकी थी अलग अलग कलर से लिखने की, तो इसलिए हमने लिखा। मैं मार्क्स काटूंगा अगर आप ये करोगे तो, अलग अलग पेन से लिखोगे तो। ठीक है, तो बस हेडिंग्स क्या करनी है आपको, ऐसे बोल्ड करनी है अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, लेकिन एक ही कलर का यूज़ आपको पेपर में करना है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बोलिए, ऑन 21 अप्रैल 1913 द इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को assembled and formed the गदर पार्टी। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ तक भी लिख सकते हो आप। ठीक है, गदर पार्टी। तो देखो, ऑन 21 अप्रैल 1913 को इंडियंस जो सैन फ्रांसिस्को में रहते थे वो एक असेंबल्ड मीन्स एक साथ आए वो, दे केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड मतलब स्थापन की गदर पार्टी। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग था। तो सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियंस रहते थे वो 21 अप्रैल 1913 को एक साथ आए और उन्होंने साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। और ये गदर पार्टी कैसी थी? रिवॉल्यूशनरी पार्टी या रेवोल्यूशनरी पार्टी, बोलिए रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये क्रांतिकारी संगठन थी, मतलब ये लड़कर आज़ादी प्राप्त करने में विश्वास रखती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये सेकंड पॉइंट, बोलिए, द एम ऑफ दिस पार्टी was to get rid of the British rule. The aim of this party was to get rid of the British rule. मतलब to get rid of मतलब छुटकारा पाना। तो इस पार्टी का एम था ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना, मतलब इंडिया को आज़ाद करना ब्रिटिशों से। नाउ थर्ड पॉइंट, आपको 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, लेकिन थर्ड पॉइंट समझेंगे। ऑन 1 नवंबर 1913 द गदर पार्टी स्टार्टेड अ पेपर नेम्ड गदर which was published in पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पाश्तो लैंग्वेजेस। ये पाश्तो लैंग्वेज का नाम है, ठीक है, और बाकी तो लैंग्वेजेस आपको पता ही है। ठीक है, तो फिर 1 नवंबर 1913 को इस पार्टी ने अपना एक न्यूज़पेपर शुरू किया। गदर नाम से ही, अपने पार्टी के नाम से ही उन्होंने गदर न्यूज़पेपर शुरू किया, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में, इन लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस की अभी रीडिंग करनी आती है और उनका मीनिंग भी आपको समझता है। तो अभी क्वेश्चन टाइम के पहले आप 1-2 बार देख सकते हैं वीडियो। ओके, आशा करता हूँ कि आप अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हो। तो मैं भी आंसर्स आपको बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करनी है, मुझसे पहले आंसर देना ही है, नहीं तो आप हार गए, उस क्वेश्चन में आप हार गए। ठीक है, मुझसे पहले आंसर नहीं दिया तो। अब मुझे बताओ,
1-to-1 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, मतलब 1 सेंटेंसेस वाले, या 1 वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हैं, 1-2 वर्ड्स में। तो अब मुझे बताइए कि हु वेर द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। वंस अगेन, हु वेर द चीफ आर्किटेक्ट्स of the Swadeshi movement. Your time starts now. Yes, Aurobindo Ghosh, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। अगर आपको टाइम पूरा नहीं पड़ता तो आप वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको आंसर चेक करना है बाद में मेरे से। नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पज, हाँ, व्हाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। व्हाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों क्यों की गई थी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 10 seconds. And the answer is to draw the attention of the British government towards the problems faced by the Indians. Okay, to draw the attention of the British government towards the problems faced by the Indians. Now tell me, who is known as the maker of modern India? Who is known as the maker of modern India? Time starts now. Yes, Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy. Now tell me, when was the Gadar party established? When was the Gadar party established? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, on 21st April 1913. On 21st April 1913. Now next question is, who were the moderates leaders? Who were the moderates leaders? Time starts now. ओके, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये नेशनलिस्ट लीडर थे, सॉरी मॉडरेट्स लीडर्स थे। अब मुझे बताइए कि हु डिड नॉट बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। हु डिड नॉट बिलीव इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। Answer is nationalist. Now next question, who established INC? Who established INC? Who formed INC? INC की स्थापना किसने की? Yes, Alan Octavian Hume. Alan Octavian Hume. Now tell me, now answer this question in complete sentence. Okay, in which languages was the Gadar newspaper published? In which languages was the Gadar newspaper published? Time starts now.
ओके, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं बोला उनको भी वेरी गुड। द गदर न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पश्तो लैंग्वेजेस। Okay, I hope you have learnt the spellings of big words. Now tell me the spelling of uh, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की स्पेलिंग बताइए। ओके, GOVERN, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ऐसी बड़ी स्पेलिंग होती है तो हम उसको 2-3 टुकड़े करके उसको लर्न करते हैं, याद रखिए। नाउ टेल मी स्पेलिंग ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस, रिलीजन्स नहीं, रिलीजियस। ओके, RELIGIOUS, RELIGIOUS, रिलीजियस। नाउ टेल मी द स्पेलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन, पहले नॉन की बताओ, सबको आती है, NON, फिर डैश देना है, फिर अब बताइए कोऑपरेशन की स्पेलिंग। COOPERATION, COOPERATION, नॉन कोऑपरेशन। नाउ assembled, spelling of assembled। ओके, ASSEMBLED, 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 assembled। ओके, आई होप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बराबर दिए होंगे। तो हर एक डिटेल्स में बात आपको याद रखनी है ताकि आप अपना इतिहास ना भूलें। एक बार मुझे सैन फ्रांसिस्को की स्पेलिंग बताइए। सैन की SAN, सैन। फ्रांसिस्को यस, FRANCISCO, FRANCISCO, फ्रांसिस्को। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको एग्ज़ाम में एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, ये बात हमेशा याद रखिए। नोटबुक में हम डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि लिखते वक्त हम राइटिंग को एंजॉय करें, और जब हम पढ़ते हैं तब भी रीडिंग को एंजॉय करें, इसलिए। ओके, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक ही पेन यूज़ करना है। ओके, और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर इसी चैनल पर, मतलब इसी कमेंट बॉक्स में और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नवोदय के वीडियोस की लिंक दे रहा हूँ। वो आप लिंक पर क्लिक करिए और वो वीडियोस देखिए। एक दिन में एक वीडियो देखिए पूरा, एक दिन में एक ही वीडियो देखना है, ठीक है। एक साथ हम कोई भी पूरा काम एक साथ नहीं कर सकते, उसको हमें टुकड़ों में बांटना पड़ता है। तो एक दिन में एक ही वीडियो देखें, दूसरे दिन या 2-3 दिन के बाद दूसरा वीडियो, ऐसे, ठीक है। और हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस, मतलब आपकी टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो करके मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और मैं वो आपको चेक करके दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लाइक करिए मत करिए, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाए, ठीक है। ओके, इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।